नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर से निजात मिली नहीं कि अब ब्लैक फंगस महामारी का फंदा कसने लगा है, लेकिन हैरानी यह है कि इसके खिलाफ साझा जंग के बदले अब सियासी दांवपेच का दौर शुरू हो गया है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखकर चंद सुझाव दिए हैं, तो राहुल गांधी ने मोदी से पूछा है कि अब ताली थाली बजाने का ऐलान कब होने वाला है। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में महामारी पर राजनीति का दौर कभी थमेगा। बहस इसी मुद्दे पर हम करेंगे कि क्या पॉलिटिक्स का ब्लैक फंगस आया, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक तो कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर, ऊपर से अब ब्लैक फंगस का कोहराम। लोग करें तो क्या करें, मरीज जाएं तो कहां जाएं। कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब 3 लाख के पार जा पहुंचा है, तो ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। देश के 11 प्रदेशों में ये महामारी घोषित हो चुकी है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। महामारी के बढ़ते खतरे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के मरीजों के मुफ्त इलाज की मांग की है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि महामारी घोषित करने का मतलब यह है कि इसके इलाज के लिए जरूरी दवाओं का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही मरीजों की आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त देखभाल की जाए। म्यूकोरमाइकोसिस से प्रभावित हो रहे बड़ी संख्या में मरीजों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। शायद ब्लैक फंगस पर पीएम को सोनिया की चिट्ठी में बीजेपी को कुछ काला नजर आया, तो बदले में कमलनाथ के कोरोना के भारतीय वेरिएंट वाले बयान पर सोनिया से जवाब मांग लिया। सोनिया गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि ब्लैक फंगस के दवाओं का भारत सरकार पहले ही सक्रिय होकर दुनिया से भी मंगाए, और उससे ज्यादा आज कितने वैक्सीन हर स्टेट को दे रहे हैं, 9,000 लगभग पेशेंट है, तो उनको सफिशिएंट वैक्सीन पहुंचा दिए जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सरकार पर ट्वीट से हमला बोला है। मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की तो कमी है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी ब्लैक फंगस के कसते फंदे पर फिक्र जता रहे हैं। देश में है, पूरे देश में कमी है, पूरे जितनी भी सप्लाई है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। हमने कुछ कंपनी से बात की थी तो उन्होंने देने के लिए हाँ कर दी थी, पर परसों से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में सारा डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है। तो जितने भी इंजेक्शन है केंद्र सरकार कोटा बना के दे रही है, और जो भी आ रहे हैं हम उसी को तुरंत हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि ये घर पे इलाज नहीं हो सकता, ओपीडी का इलाज नहीं हो सकता, ये एडमिट होकर ही हो सकता है, और सभी हॉस्पिटल्स के लिए हमने पूरा सिस्टम बना दिया है, पर किल्लत है, बिल्कुल कमी है। मतलब साफ है कि अभी ब्लैक फंगस ने पैर पसारना शुरू ही किया है कि उससे पहले सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। कितना अच्छा होता कि सत्ता और विपक्ष में कोरोना और ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए साझा उपायों पर चर्चा होती। कितना बेहतर होता कि सरकार और विपक्ष एक साथ महामारी के खिलाफ मिलकर रोड मैप बनाते। लेकिन ये हिंदुस्तान है, और यहाँ शायद ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि सियासत सब पर भारी है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन महामारी के इस दौर में भी सियासत सब पर भारी है, और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कि क्या सियासत के इस ब्लैक फंगस को फिलहाल दूर किए जाने की जरूरत है, कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही बिहार की राजनीति पर खासतौर से चर्चा करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, और आरजेडी की ओर से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम आपसे ही शुरुआत करते हुए, ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, चूंकि तकरीबन 9,000 से ज्यादा केस देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए हैं, और सबसे ज्यादा मामले गुजरात से सामने आए हैं, सोनिया गांधी की ओर से 2 टूक स्पष्ट लिखते हुए यह कहा गया है कि इसे महामारी घोषित करते हुए इसके इलाज की फ्री व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया? करेंगे ऐसा? देखिए चित्रा जी, मैं दो तीन अहम बातें कहूंगा।
किसी को सरकार को सुझाव देने का सबको अधिकार है, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे सरकार के साथ एनडीए का मेंबर हो, चाहे सरकार में रहा हुआ मंत्री हो, सबको सरकार को सुझाव देने का अधिकार है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, उससे पहले कि मैं आपके बातों का जवाब दूं, लेकिन मैं आपसे जिक्र करता हूं कि पिछले 1 साल से महामारी से लड़ रहे पूरे देश, उस पूरे महामारी में आप एक चीज करिए, अगर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे देखिए कि या ट्वीट पे देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने किस तरह से महामारी में राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। नेगेटिव ट्वीट, नेगेटिव बयान, एक भी पॉजिटिव बयान, नेगेटिव बयान, और कभी भी पॉजिटिव जो होता है कि सरकार के साथ ऐसे महामारी में पूरा देश खड़ा रहता है, तो देश के साथ ना खड़े होके ये अपने सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं कहता हूं, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, ये महामारी देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी, देश की जनता खड़ी हुई है, आप क्यों नहीं खड़े हैं? अरे भाई, कम से कम मानवता के साथ तो खड़े रहिए, मानवता के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? भाई देश के, आपको बार बार इस चीज का आपको याद दिलाते हैं कि देश के हित में बात होती है तो आप नहीं करते हैं। अब मानवता के हित में तो कम से कम कर लीजिए, इसमें भी राजनीति चाहिए आपको। अब ऐसा ट्वीट कौन करता है बताइए, जो राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, इस तरह का ट्वीट करता है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं 8,848 पेशेंट हैं पूरे देश में जो ये जो बीमारी चली है ब्लैक फंगस की, और उसके लिए जो एम्फोटेरेसिन जो मेडिसिन है, एम्फोटेरेसिन, वो जो है 23,000 जो है से 680 जो है वायल्स उसके दे दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 5,500 फाइल दुनिया के किसी और कोने में थे। भारत सरकार इतनी सेंसिटिव और सिंसियर है कि उन्होंने सिर्फ 5,500 के लिए प्राइवेट जेट भेजा, वहां से 5,500 वाइल्स को 24 घंटे की फ्लाइट से भी लेकर आए, इसलिए कि देश की जनता के बारे में, मानवता के बारे में हम चिंतित हैं। देश की जनता हमारे लिए प्राथमिकता है, राजनीति बाद में होगी। भारत सरकार तो पूरा सोच रही है लोगों के हित के बारे में, अभय दुबे जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, बीजेपी का सीधा आरोप। और इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है, कमलनाथ जी की ओर से ये इंडियन वेरिएंट शब्द का बार बार जिक्र क्यों किया जा रहा है, जब स्पष्ट तौर पर इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, दिशा निर्देश WHO की ओर से भी है कि किसी भी देश के साथ इसके नाम को नहीं जोड़ा जाए, बल्कि वैज्ञानिक नाम से इसको पुकारा जाए। ये बार बार इस पर इतना जोर आपके बड़े नेताओं का क्यों है, अभय दुबे जी? चित्रा त्रिपाठी जी, मैं भारत सरकार की आंख खोलना चाहता हूं आज के शो में। आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी ने आज नहीं कहा, चित्रा त्रिपाठी जी, ये आज तक ने रिपोर्ट किया है, आज तक ने रिपोर्ट किया है 17 दिसंबर 2020। एक बार सुन लीजिए, अभय दुबे जी की बात सुन लीजिए प्लीज। जफर साहब, आप बोल रहे थे वो चुप थे, प्लीज उनकी बात हो जाए। प्रवक्ताओं को सिखाकर भेजा जाता है कि जब अभय दुबे बोलना प्रारंभ करे तो आप इंक्रोच करो ताकि जनता को आवाज सुनाई नहीं जाए। आज तक ने बड़ा खुलासा किया था 17 दिसंबर 2020 को। सर गंगाराम हॉस्पिटल में आज तक ने बताया था 6 महीने पहले, भारत की सरकार कान खोलकर सुन ले, उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह महामारी बहुत बढ़ने वाली है। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली अकेले में इस ब्लैक फंगस के म्यूकरमाइकोसिस के 11 केसेस मिले और उन्होंने राज्यवार इसका आंकलन करके विस्तृत रिपोर्ट छापी थी, लेकिन भारत की सरकार की आंख नहीं खुली। एम्फोटेरेसिन भी आज कहते हैं जहाज से मंगाई। अरे 6 माह पहले अगर आपको राष्ट्रीय चैनल ने इस बात के लिए आगाह कर दिया था तो आज तक सोए हुए क्यों थे? आप चिट्ठी लिख देते हैं बस राज्य को कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 में आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए महामारी। आप कहते हैं कि इसको नोटिफाइड इंफेक्शियस डिजीज डिक्लेयर कर दीजिए, पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में। अरे आप कहां हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। आप 2 दिन पहले अपना नियंत्रण लेते हैं इस इंजेक्शन का हाथ में। 6 महीने पहले आपने क्यों तैयारी नहीं की कि ये जब पता लग गया था समूचे हिंदुस्तान को कि ये भयावहता इस बीमारी की फैलने वाली है, म्यूकरमाइकोसिस की, आप सोए रहे। आपने रेमडेसिविर के प्रोडक्शन पर अपना नियंत्रण हाथ में लेकर रखा, वो एक्सपोर्ट करते रही, कंपनियों ने प्रोडक्शन घटा दिया, आपने कुछ नहीं बोला। ऑक्सीजन मैपिंग प्रॉपरली नहीं की, तिल तिल कर लोग मरते रहे। और आप कहते हैं राहुल गांधी ने क्या ट्वीट करते रहे? राहुल गांधी ने ट्वीट किया सबसे पहला प्रधानमंत्री को कि आप इस महामारी को कंटेन कर, वायरस को कंटेन करने की अपेक्षा सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। वो तो चुनावी सभा में लगे थे, 33 रैलियां अपने किसी
राज्य का उदाहरण देकर बताते कि हमारे इस राज्य को एग्जाम्पल मानिए और इसको फॉलो कीजिए। अभय दुबे जी, क्या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता? और ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं जितने कि गुजरात में। आपकी सरकारें केंद्र सरकार पर तो ठीकरा फोड़िए, लेकिन आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है सर, जरा उस पर भी बातचीत हो जाए। आप आगे अपनी बात बढ़ाएगा, जफर साहब उस पर जवाब देना चाहेंगे। एक ओपनिंग रिमार्क में बाकी भी दोनों मेहमानों का लेना चाहूंगी। ब्लैक फंगस पर सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, राजीव रंजन जी क्या है इस पर टेक आपका? क्या सोच रही है जेडीयू? मानना चाहिए भारत सरकार को उनके इस बात को? लोकतंत्र में संवाद बराबर एक स्वस्थ संकेत है, लेकिन अगर उसके पीछे उद्देश्य केवल लोगों की और सरकारों की छवि धूमिल करने का है तो मुझे लगता है यह आपदा धर्म नहीं है। जिस समय आपदा की स्थिति है, केंद्र में अगर एनडीए की सरकार है तो देश के अनेक राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें हैं या उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। कई स्थानों पर नॉन एनडीए नॉन यूपीए सरकारें हैं। तो मुझे लगता है ये सामूहिक दायित्व तो सबों का है कि इस विकट परिस्थिति से निपटने की रणनीति क्या हो और इस पर पूरे देश को एक जुबान में बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं, चाहे वो सोनिया जी लिख रही है या ट्विटर हैंडल पर जो राहुल गांधी जी की सक्रियता है, दरअसल रस्मदायगी से ज्यादा ये काफी हद तक केंद्र सरकार को मुश्किल वक्त में एक ऐसे व्यू रचना के जरिए घेरने की कोशिश है जिसका फायदा मानवता को ज्यादा नहीं हो लेकिन कांग्रेस को हो जाए। तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मुश्किल वक्त में फायदा उठाने की प्रवृत्ति से उबरना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इस वजह से लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है। नहीं चित्रा जी, जब महामारी के समय में पूरा देश एकजुट होकर के लड़ने के लिए तैयार है, सत्ता पक्ष को विपक्ष सहयोग करने के लिए तैयार है, तो इस खत को सियासत के नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अगर सरकार को कोई सुझाव दे रहे हैं खत लिख करके, तो उसको मानने में क्या बुराई है? अगर इस महामारी से लड़ाई लड़नी है तो महामारी पर जितना मगजमारी विपक्ष को नीचा दिखाने में सत्ता पक्ष केंद्र सरकार बीजेपी करती है, अगर उतनी मगजमारी से इस ब्लैक फंगस के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ा जाए तो इसका ज्यादा लाभ देश की जनता को मिलेगा। लेकिन हर बात को लेकर जब सरकार ही सोई है, सरकार का सिस्टम संक्रमित है, अगर विपक्ष आपको सलाह और सुझाव दे रहा है तो आप इसे कैसे नकार सकते हैं? विपक्ष भी सरकार का अंग है और विपक्ष का सम्मान सरकार को करना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है चित्रा जी, कोई भी सवाल अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी उठाते हैं तो इस तरह से अनसुनी की जाती है। लगातार तेजस्वी यादव जी ने भी बिहार में नीतीश कुमार जी को, सरकार को सलाह दिया, सुझाव दिया, लेकिन सरकार नहीं मानती है और बाद में खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सुझाव देना तो अच्छी बात है ना, आप लोग भी अपना एग्जाम्पल दे देते। मैं तो आपको राघोपुर लेकर चलूंगी ना, जहां से तेजस्वी जी चुनकर आए हैं, वहां के अस्पतालों का क्या हाल है। हाँ, ले चलूंगी, आगे लेकर चलूंगी सर, और दिखाऊंगी आपको कि पटना में तो घर में अस्पताल बनवाया जा रहा है, लेकिन जो अस्पताल है गांवों में उनकी दुर्दशा क्या है। मुझे लगता है कि वहां पर भी आपके बड़े नेताओं को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये बात तो सच है ना कि अगर विपक्ष की ओर से आपको कोई भी अच्छे भी सुझाव दिए जाएं तो उनको एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ये देखिए राघोपुर के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस पर मैं जवाब लूंगी मृत्युंजय तिवारी आपसे, लेकिन उसके पहले जल्दी से जफर इस्लाम साहब, इन तस्वीरों के साथ ही विपक्ष आपको कोई भी सुझाव दे, अच्छे भी रहे बुरे भी रहे, अच्छे सुझाव हो, उनको भी आप मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्या? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विरोधी दलों के सुझाव हैं और कहीं मान लिया तो इसका क्रेडिट उनको नहीं चला जाए? देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें क्रेडिट डेबिट कोई शब्द नहीं है। जब देश के हित में काम करते हैं, देश के हित में है, आपको सेहरा जाए, आपको क्रेडिट का सेहरा जाए। मुझे तो देश की जनता की चिंता है और देश की जनता की चिंता करते रहते हैं और देश के हित में काम करते हैं। ये से वही तो आप कह रही हैं, जो सेहरा पहनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे राजनीति करने का मौका मिले, लोग हमें रेलेवेंट समझे, लेकिन वो इररेलेवेंट है। आप देखिए, जब देश महामारी से लड़ रहा है तो कंधा से कंधा मिला के सरकार के साथ लड़ने वाली अगर पार्टी होती है तो समझ में आता है उसका कहां वो सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन जब आप तानाकशी हर सुबह शाम ये करते हैं सरकार को, और उसमें बीच में एक आप जो है इस चिट्ठी में तानाकशी कहां है? इस चिट्ठी में तो अच्छे सुझाव है ना,
नहीं वही कह रहे हो। तो सुबह शाम आपके यहाँ से ताने कच्चे होती है। अब बताइए ये वीडियो देख के ये वीडियो देख के जरा, ये उनके पूर्व मुख्यमंत्री का वीडियो है, ये पूर्व मुख्यमंत्री का वीडियो जरा देखिए, ये वीडियो कमलनाथ का वीडियो है, जरा देखिए। क्या ये देश की जनता को के हित में बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी के हित में बात कर रहे हैं? जरा आप देखिए, आज देखिए, इससे चित्रा जी अगर ये हरकत रही दो दिन पहले ही तो ये हरकत रही तो उससे समझ में आता है ये घड़ियालू आंसू है, ये घड़ियालू आंसू तो 2 दिन पहले देखे देश के हित में बात जब हजारों देश के हित में। अभी तो देखिए आपको बोला क्या मेरा लोगों ने यही सीख क्या है, मैं तो नहीं बोल रहा था। देखिए आपको समझ में आता है, आप जो प्रीच करते हैं वो आप खुद फॉलो नहीं करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए पहले, अगर जो आप बताते हैं वो खुद प्रैक्टिस करते हैं ना तो लोग समझते हैं आप झूठे हैं, घड़ियालू आंसू है। राजनीति करने के लिए कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे आप, लेकिन समझ लीजिए आप समझ लीजिए देश की जनता ने समझ लिया है कि वो लोग हैं जो नासूर की तरह है देश के लिए। आप नासूर हैं, आप देश के लिए नासूर है, इसलिए कि आप देश को खोखला करना चाहते हैं, देश के जनता के हित में नहीं, मानवता के हित में नहीं। अरे हमसे दुश्मनी करिए ना, पार्टी से दुश्मनी कीजिए, मोदी जी से दुश्मनी कीजिए, अमित शाह जी से दुश्मनी कीजिए, सरकार से दुश्मनी कीजिए। आपको तो ये तकलीफ है कि मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता क्यों है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं? अरे नहीं है, इसलिए कि वो देश की जनता के बारे में चिंता करते हैं और आप पार्टी के बारे में। मैंने कहा दोनों लोग बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में कैसे आएगा सर? मुझे लगता है कि कम से कम इसका आप खुद ही परिचय दें, एक जब बोल रहा हो दूसरा कम से कम शांत हो जाए। यहाँ पर जल्दी से जफर साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मेरा जो सवाल था, आप कमलनाथ पर जाइएगा बार बार क्योंकि वो आपको सूट कर रहा है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर इस चिट्ठी में कुछ अच्छे सुझाव हैं तो क्या सरकार उनको मानेगी? देखिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव सरकार यही है। मैंने कहा प्रधानमंत्री ने तो बार बार कहा है कि हमें सुझाव दीजिए, हमें सुझाव दीजिए। हम देश की जनता को एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे साथ नहीं, मैं नहीं कहता हमारे साथ, पार्टी के साथ, देश के साथ खड़े, इस महामारी में देश के साथ खड़ा रहे, मतलब मानवता के साथ खड़ा रहे, मतलब देश की जनता के साथ खड़ा रहे, तो जाहिर है सरकार के साथ खड़ा रहेगा और वैसी सोच रखेगा जिससे जनता का फायदा हो। लेकिन अगर वो खोखले इरादे हो, वो घड़ियालू आंसू हो, वो जो है आपके नापाक इरादे हो, तो समझ में आता है कि आपकी चिंता जो है वो देश की जनता नहीं, आपकी चिंता देश की जनता नहीं है। आपकी चिंता सिर्फ अपने पार्टी को जो एकदम एक कोने में खड़ा कर दिया देश की जनता ने, वहां से आप किसी तरह रेलेवेंट हुई। आपदा में राजनीतिक अवसर तलाश हुई है अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी। और साथ ही आप दीजिए ना कोई एग्जाम्पल सर। ये चिट्ठी पर लिख देना तो बहुत आसान होता है, वो तो टाइप करके आदमी 5-10 मिनट में तैयार करके भेज देगा। ट्वीट कर देना भी 30 सेकंड का काम है कि किसी भी मुद्दे पर हम सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर दें सर। लेकिन आप एग्जांपल दीजिए ना, अपना कोई राज्य बताइए जहां पर बहुत अच्छा काम हुआ हो, ब्लैक फंगस को लेकर बहुत इंतजाम हुए हो। ठीक है, अबे दुबे को एक बार बोलिए। ठीक है सर, चित्रा जी एक राय बरेली को आप ले लेंगे तो बाकी बताइए ना जितने जीते हैं वहां पर क्या हुआ। बोलिए ठीक है, सुन लीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी को चिंता है सिर्फ उनकी छवि को धूमिल होने की। ये नहीं जानते कि देश के नागरिकों की रोशनी धूमिल हो रही है। जफर इस्लाम साहब, उनकी रोशनी धूमिल हो रही है, उनके प्राणों की आहुति हो रही है आपकी नासमझी की वजह से। मुझे बताइए, क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आपकी नासमझी पर चिट्ठी नहीं लिखी थी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? और सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या पहली बार चिट्ठी लिखी है आपको? प्लीज एक करके अपनी बात रखिए। जफर साहब एक बार सुन तो लीजिए। ठीक है, अभय दुबे, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? सर मेरा सवाल भी तो गौर से सुनिए। आप बताइए ना कि आपका आदर्श राज्य कौन सा है? कांग्रेस पार्टी का आदर्श राज्य कौन सा है जिसको केंद्र सरकार को फॉलो करना चाहिए? देखिए, आप अगर प्रधानमंत्री जी की मीटिंग्स के मिनट देख लेंगे तो उसमें आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले राजस्थान की तारीफ की
उसके बाद इस बात की प्रशंसा हुई, सुनिए, उसके बाद इस बात की प्रशंसा हुई कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वैक्सीनेशन हुआ। हमारे स्टेट्स का टेस्टिंग उठाकर देख लीजिए परसेंटेज का। जफर साहब, उनकी बात समझ में नहीं आएगी, एक बार सुन तो लीजिए, फिर आप बोलिएगा। अपनी बारी आने पर जफर साहब प्लीज आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात पूरी हो रही है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ सुलभता से है। राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने एम्फोटेरेसिन बी को सब लोगों को उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। ये चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। आप छवि की चिंता कर रहे हैं, छवि धूमिल नहीं हो रही है, इस देश की रोशनी धूमिल हो रही है। मुझे बताइए ना, आप जब आज तक 6 महीने पहले कह सकता है तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गंभीर चिट्ठी लिखी है आपको एक दिन पहले। उन्होंने कहा कि आपने चौथी बार आप ये बात बता रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासित जिन राज्यों की तारीफ की वो सर्टिफिकेट लेकर आप बहुत खुश हैं कि पीएम ने हमारी तारीफ कर दी, हमने बहुत अच्छा काम किया है, और इसी पीएम को लेकर बार बार आप कह रहे हैं कि ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनकी नजर है ना आपके राज्यों पर। मैं प्रमाण देता हूं आपको। मुझे बताइए, रेमडेसिविर किसके हाथ में था? प्रोडक्शन केंद्र सरकार के हाथ में था। ऑक्सीजन मैपिंग किसके हाथ में था? केंद्र सरकार के हाथ में था। वैक्सीनेशन किसके हाथ में था? केंद्र सरकार के हाथ में था। आप वैक्सीन स्पुतनिक को आपने समय रहते अनुमति नहीं दी। जफर इस्लाम, बताइए क्यों नहीं दी? जब स्पुतनिक फरवरी में आपके पास आया था, आपने रिफ्यूज कर दिया, अप्रैल में रिफ्यूज कर दिया, फाइजर को रिफ्यूज कर दिया। अब आप कहते हैं कि वो आ जाए, हम उनसे अनुमति दे देंगे। अरे जब आपके पास वैक्सीन था नहीं, आपका जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है 125 दिन हुए उसको, 125 दिन में एवरेज 15 लाख वैक्सीन आपने लगाए। इसी गति से आप चलते रहे तो हर्ड इम्यूनिटी लाने। प्लीज अगर दोनों ही लोग बोलेंगे, एक सेकंड सर, पहले तो एक एक करके बोलिए। दोनों लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है, अभय दुबे जी आपकी बात हो गई, पीएम ने सर्टिफिकेट दे दिया आपके राज्यों को, आप लोग बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ पर जफर इस्लाम साहब, वैक्सीनेशन की कमी और किल्लत तो है ही ना। राजधानी दिल्ली में कई सेंटर बंद हो गए जहां पर 18+ वालों को अब इंजेक्शन की किल्लत की वजह से इंजेक्शन कल से नहीं लग पाएगी। तो इस कमी को दूर करने पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है जफर साहब? अरे चित्रा जी, मैं बता रहा हूँ, ये उन लोगों को छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए, ठीक है, दोनों लोग साथ में मत बोलिए प्लीज। रिपोर्ट किया, ठीक है सर, आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए, कम से कम एक दूसरे की बातों को काटकर बीच में मत बोलिए। जफर साहब जल्दी से बात कीजिए। मैं चुप रहूंगा जब वो बोलेंगे। नहीं, मैं चुप रहूंगा जब आप बोलेंगे। देखिए, मैं कह रहा हूँ चित्रा जी, मैं चुप रहूंगा पहले। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, जो मानवता का दुश्मन है, जो देश के खिलाफ खड़ा हो, जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो, उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप देखिए, शुरू से आप उनके ट्वीट देखिए, आपको लगेगा कि नकारात्मक ट्वीट है। प्रधानमंत्री जी जब देश के समर्थन में खड़े हो, एक उदाहरण दीजिए ना। प्रधानमंत्री को इमोशन है, वो इंसानियत है, वो देश की चिंता करते हैं, उनके बारे में वो देश हित में सोचते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में भी सोचते हैं। चुनाव में पूरी सरकार को झोंक दिया, जानते हैं आप? इसलिए उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया। लेकिन आप देखिए, ये चुप नहीं रहेंगे, इनको डर लगता है। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। एक सेकंड जफर साहब, मैं पूछ रही हूँ, वैक्सीन की किल्लत कब दूर की जाएगी, इस पर सीधा जवाब दीजिए। और अभय दुबे जी, पीएम की जो बात अच्छी लगती है उस पर तो अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं आप, और जो बातें आपको सूट नहीं कर रही हैं उसको लेकर आप उन्हीं पर निशाना साध रहे हैं। तो तय कर लीजिए कि उनकी किस बात को लेकर आपको आगे बढ़ना है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन जफर साहब, वैक्सीन की किल्लत दूर कब होगी? जल्दी से सर, प्लीज जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, बिना इधर उधर जाए। देखिए, वैक्सीन दिसंबर 2021 तक 316 करोड़ वैक्सीन बनेगी देश में। उसमें से 216 करोड़ जो है देश में इस्तेमाल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अक्टूबर तक हम बहुत मात्रा में बना चुके होंगे और वैक्सीनेशन बहुत तेजी से होगा। 4 महीने में मैं कह रहा हूं कि वैक्सीन के लिए कोई भीड़ नहीं होगी। इतने लोगों को वैक्सीनेशन बहुत तेजी से होगा। वो कौन सा दिन आएगा, कौन सी तारीख आएगी जिसका हमें इंतजार करना होगा। सेंटर्स बंद हो रहे हैं क्या अपने आप में? ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है जफर साहब? ठीक है, आप अपनी बात बोलिएगा। अभय दुबे जी भी आपकी बात मैं सुनूंगी, लेकिन मैं मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास खासतौर से ब्रेक के बाद आऊंगी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है ना, देखिए, विपक्ष की भूमिका वास्तव में सरकार की आलोचना की होनी चाहिए, लेकिन आलोचना आप करिए, इसके साथ ही आप एक एग्जाम्पल भी सेट कीजिए कि देखिए हमने अपने इलाके में किस तरह का आदर्श गांव बनाया है या आदर्श अस्पताल बनाए हैं। राघोपुर की यह तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तेजस्वी यादव ने पटना में अस्पताल के लिए बेड अपने घर के भीतर बनवा दिए। बोलिए कि नीतीश कुमार इसमें मरीजों की भर्ती कीजिए, लेकिन खुद जहां की जनता ने उनको चुनकर भेजा है विधानसभा, वहां की जनता
किस तरह से मुश्किलों के इस दौर से गुजर रही है उनकी हम बात करेंगे, और साथ ही राजनीति के इस ब्लैक फंगस को खत्म कैसे किया जाए ताकि देश एकजुट होकर मजबूती से आगे बढ़े और इस बीमारी का मुकाबला कर पाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना और ब्लैक फंगस पर जारी सियासत के इसी बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। इंडियन कोरोना वाली उनकी टिप्पणी पर बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा। पहले सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को और उसके बाद बीजेपी ने कैसे सवाल उठाए हैं उनके इस बयान पर। ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना, आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। भारतीय कोरोना, कुछ लोग इंडियन वेरिएंट कहते थे, ये तो इंडियन कोरोना कह रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा, यहां रुके नहीं, उन्होंने कहा हमारी पहचान मेरा भारत कोविड। इस तरह का आज उनका बयान घूम रहा है और उसका आज तक अभी तक कोई उन्होंने इनकार नहीं किया है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। भारत की पहचान मेरा भारत महान तो सुना था अभय दुबे जी, लेकिन यह भारत का कोरोना नया वेरिएंट लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी इस पर? अभय दुबे जी, यह सवाल आप ही से है। चले, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जफर इस्लाम साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर बाकी मैं बिहार के दोनों मेहमानों के पास आऊंगी। देखिए, ये बात सुनने के बाद दिल को इतना दर्द होता है कि ऐसे महामारी में एक देश में मुख्यमंत्री रहे हुए इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मेरा भारत महान की जगह मेरा भारत जो है वो कोविड है। मुझे लगता है कि मेरा भारत तो महान है, लेकिन आपकी सोच जो है बिल्कुल शैतान है। वैसे ही और आप भी शैतान है, ऐसी बात कहने वाले लोग शैतान है। इसलिए कि देश का अपमान करने वाले शैतान ही हो सकते हैं और कुछ अच्छी सोच नहीं रख सकते। मैं दुखी होकर बोल रहा हूँ, मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत भावुक होकर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब आदमी इस तरह से अपने देश को अपमान करता हो, और वो भी पूरे दुनिया में, और खास का ऐसा इंसान जिसके बारे में दुनिया जानती है कि वो एक मुख्यमंत्री रहा हुआ है, केंद्रीय मंत्री रहा हुआ है, इस देश में उसने सब कुछ दिया है, उसके बाद देश के बारे में ऐसी नापाक अपने जुबान से बात करता हो तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बयान को इतनी भावुकता से लेने के बजाय, भावुकता क्या इस बात पर नहीं होनी चाहिए सर कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान नहीं जाए, ब्लैक फंगस में इंजेक्शन की कमी से लोगों की मौत नहीं हो? कितनी महंगी महंगी दवाइयां हैं, आम आदमी खरीद पाएगा क्या उसको? अगर कोई ब्लैक फंगस का शिकार, लाखों लाख रुपए उसके खर्च हो जाएंगे, कहां से लेकर आएगा वो? देखिए, एनडीए सरकार के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसने पूरे महामारी में हर कार्यकर्ता जो है घर घर तक जाके लोगों की सेवा कर रहा है। बताइए, कौन कांग्रेस पार्टी क्या गया? वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक में नहीं गए, जबकि बेकार बैठे हुए 10 जनपद में, फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए। पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। देश की जनता के लिए ये तो सभी के ऊपर लागू होता है। दुबे जी, पहले मैं आ जाती हूँ कमलनाथ के बयान पर। माफी मांगेगी कांग्रेस? ये इंडियन वेरिएंट क्या होता है? किसने दिया ये शब्द? किसने दिया उनको अधिकार? आपने गौर से सुना, उन्होंने उनका संदर्भ समझिए। उन्होंने कहा कि विश्व के दूसरे देश इस नाम से बुला रहे हैं, वहां कॉलेज में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दूसरे देशों का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? अपने देश पे गर्व नहीं होता है? दूसरे देशों का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या हमें? चित्रा जी सुनिए, जब हमारा देश के बारे में कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं बोले तो क्या भारत की सरकार को नहीं चाहिए था कि वो सिंगापुर की सरकार से बात करते कि हमारे बच्चों को वहां प्रवेश क्यों रोका जा रहा है? अरे देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जफर साहब, एक बार उनकी बात सुनिए प्लीज। प्रधानमंत्री जी, आप 2 दिन पहले गुजरात गए, गुजरात में वैक्सीनेशन का हाल बताइए हिंदुस्तान को। 1,23,000 लोग 71 दिन में मरे। 19 मई को सिर्फ 1412 वैक्सीन लगे, 18 मई को सिर्फ 325, 17 मई
मई को पूरे गुजरात में सिर्फ 306, इस पर चिंता व्यक्त कीजिए। हजारों शव मां गंगा के आंचल में पड़े हैं। सर, उनसे चिंता व्यक्त करने को लेकर मैं सवाल पूछ लूंगी। आप कमलनाथ पर आइए ना। कमलनाथ जी के बयानों आपको लग रहा है कि माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस तरह के बयान और बड़बोलेपन को लेकर? वो बड़े नेता है, विदेशों में कैसी छवि जाएगी? अगर घर के लोग इस तरह से इंडियन वेरिएंट चिल्लाएंगे, फिर बाहर के लोग तो कहेंगे ही ना सर। कमलनाथ जी ने जो संदर्भ रखा है, संदर्भ की बात करते हैं आप। नेताओं में शुमार है। उन्होंने कहा विश्व के दूसरे देश इस नाम से बुला रहे हैं, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? उनको तय करना चाहिए। विश्व के दूसरे, अगर सिंगापुर की चिंता वो कल व्यक्त करते हैं जयशंकर जी यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे विदेश मंत्री, तो उनको तत्काल सिंगापुर से बात करनी चाहिए कि विश्व के दूसरे देश क्यों ऐसा संबोधन दे रहे हैं, हमारे बच्चों पर क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दूसरे देशों में अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं जताई जा रही है? जफर इस्लाम साहब, आपको इनके बयान की बहुत चिंता है। देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं, इनमें अगर देशभक्ति होती ना, वाकई देश के बारे में चिंतित होते तो क्या बोलते? कहते कि मैं सरकार से, अरे सुनिए, में देशभक्ति है, बताइए ना। पेशकश करूंगा कि देशभक्ति होती तो तिल करके ऑक्सीजन से लोग नहीं मरते। जफर इस्लाम साहब, अगर आप में देशभक्ति होती तो यूं लाशों के अंबार में गंगा के किनारे नहीं होते। सर चलिए ठीक है, ये देशभक्ति का पाठ हम एक दूसरे को नहीं पढ़ाएं। यहाँ पर गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हुए मैं आ जाती हूँ मृत्युंजय जी, सीधे आपके पास, उसके बाद राजीव रंजन जी। जरा वो तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। राघोपुर साल 2010 छोड़ दे तो 1995 से लगातार यहां पर लालू यादव परिवार का ही कब्जा रहा है। तस्वीरें वो दिखाइए, हमारे दर्शकों को पता चलेगा। तेजस्वी यादव यहां से विधायक चुने गए हैं। वो पटना में अपने घर पर, आवास पर कई बेड लगाकर दवाइयों के साथ, साज सज्जा के साथ तस्वीरें ट्वीट करते हैं। बताते हैं कि मुख्यमंत्री मेरे घर को ले लें और इसको आइसोलेशन सेंटर या जिस भी तरह से मरीजों के इस्तेमाल में आना हो उसको इस्तेमाल करें। ये देखिए सर, तस्वीरें आप तक पहुंच रही होंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, ये ज्ञान देना तो बड़ा आसान होता है दूसरों को, और पटना में बैठकर दिखावा करना। और ये तस्वीरें राघोपुर की, जनता ने क्यों चुना आपको? हम जवाब दे रहे हैं चित्रा जी। देखिए चित्रा जी, लगातार आपके चैनल आज तक के हमारे पटना बिहार के संवाददाता दिखा रहे हैं हालात किस तरह, दरभंगा, पूर्णिया, कल भी हम देख रहे थे कि अस्पतालों के क्या हाल है। सर राघोपुर में बोलिए ना, आप बोलिएगा बाकी जगहों पर बाद में। राघोपुर का भी बोल रहे हैं, ये वही बिहार है जब 15 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार में रहने वाले बीजेपी के उप मुख्यमंत्री नाले के पानी में राजधानी डूब गए थे तो हाफ पैंट पहनकर। सर अभी बाढ़ पे चर्चा कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ना, अस्पताल पे बोलिए। पूछ रहे हैं राघोपुर का जो स्थिति है, तेजस्वी यादव जी जो विकास करते हैं वहां सरकार अड़ंगा लगाती है। अस्पतालों में व्यवस्था ठीक ना हो, स्कूलों में व्यवस्था ठीक ना हो तो राघोपुर को तो टारगेट किया जाता है। पटना में आज तेजस्वी यादव जी मदद के लिए अपने आवास में देखिए 50 बेड का बना करके दिए सरकार को। सरकार का देखिए नौटंकी, सरकार वो नहीं संचालित करने के लिए आदेश दे रही है। भाई आपको मदद करने के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार हैं, लेकिन चित्रा जी सरकार का जो सिस्टम है वो काम करेगा। तेजस्वी यादव जी पत्र लिखते हैं, जवाब विधायक चुने जाए, आप नेता प्रतिपक्ष हो, आप पूरा काम करें सरकार और विपक्ष ट्वीट पर ट्वीट किए जाए, है ना सर? उप मुख्यमंत्री जब डूब रहे हैं, फिर आप गए बाढ़ पर, फिर आप मृत्युंजय तिवारी जी बाढ़ पर चले गए। आपसे पूछ रहे हैं तस्वीरों, ये देखिए भूसा भरी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सर इस पर बोलिए ना, इन तस्वीरों पर आप रोज रोज बैठकर, बिहार सरकार तो ठीक है वो जो कर रही है वो रोज ही हम दिखाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलिए ना आप जरा। हम बोल रहे हैं ना, परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपदा में भी अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाश लिया जाए। सुन लीजिए ना, वहां तो रोड़ा अटका रहा है सरकार ना। राघोपुर में विकास तेजस्वी यादव जी को नहीं करने दे रहा है। नालंदा में तो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और सबको ढोया जा रहा है ठेले पर। देख रहे हैं एम्बुलेंस नहीं है। बोलिए राजीव रंजन जी। ठीक है, पूरा तेजस्वी मुख्यमंत्री के गृह जिले में ठेले पर लोगों को ढोया जाता है। और सर आपके राज्य में एम्बुलेंस का जो हाल है उस पर तो हमने जनता को बहुत सारी रिपोर्ट दिखाई दी है। काम नहीं करने दिया जा रहा है तेजस्वी यादव को, उनके इलाके में ये आरोप है आरजेडी का। देश के ज्यादातर राज्यों में इस संकट के समय जो आधारभूत संरचना को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं वो केवल बिहार अकेला नहीं है। सभी को एक अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, उसके अनुरूप तैयारियां करनी पड़ी हैं। धीरे धीरे तैयारियां मुकम्मल हुई हैं, लेकिन हम सबों को अफसोस है कि चाहे जो भी वजह हो, मैं भूसे वाले अस्पताल को लेकर के इधर से उधर की बातें करने के बजाय मैं ये मानता हूं कि कहीं न कहीं इस बड़े आपदा का पूर्वानुमान
करने में राजनीतिक दलों को जो काम करना चाहिए था उसमें वो असफल रहे, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी है और ये निश्चित तौर पर दुखद है। लेकिन अब ब्लैक फंगस का जिस तरह से ये कहर बरपाने की जो तैयारी है, निश्चित तौर पर बिहार में उससे अछूता नहीं है। सर कितने साल हो गए मुख्यमंत्री साहब को? सर 16-17 साल तो हो ही गए हैं, अभी उनको कितना वक्त चाहिए सर? 50 साल चाहिए प्रदेश की स्थिति सुधारने के लिए? देखिए ये तो बहुत सामान्य टिप्पणी है चित्रा जी। आप असामान्य टिप्पणी कर दीजिए ना सर। आप बताइए कि मुख्यमंत्री को कितना वक्त चाहिए सुधारने के लिए? जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी आपको 15 वर्षों के शासन पर सवाल खड़े किए हैं, उसने बिहार को विरासत में क्या दिया है ये भी लोग जानते हैं। रिहायशी इलाके में जहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो सकता, जहाँ कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई अस्पताल नहीं हो सकता है, 17 वर्षों का हिसाब दीजिए ना। मृत्युंजय तिवारी सुन लीजिए ना उनको, आपके भी तो 74-75 विधायक है ना। मैं इनकी बात में तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, सर वो काम कर रहे हैं, दिख रहा है ना सर, वो काम कर रहे हैं। चुप होने के लिए एक बार बोलने दीजिए उनको, फिर बोलिएगा आप। मैं तो लगातार इनको सुन रहा था। ये सबसे पहली बात तो ये है कि क्या जिम्मेवारी केवल सत्ता पक्ष की है? प्रतिपक्ष के नेता जिनकी 70 से ज्यादा विधानसभाओं में जिनके एमएलएज हैं, जरा ये अपना व्हाइट पेपर जरा जारी कर दें कि इनके 70 से ज्यादा एमएलएज जिनके 48 लोगों को सांसद राहत पहुंचाई है। सर मुख्यमंत्री बने आप, सारी ताकत आपके हाथ में हो, पूरी राज्य सत्ता आपके हाथ में हो और काम करे विपक्ष। अब ऐसी भी बात मत कीजिए राजीव रंजन जी। मतलब 16-17 सालों से मुख्यमंत्री हो आप, सरकार हो आपकी, और आप कहें कि विपक्ष क्या कह रहा है वो श्वेत पत्र जारी करे। ऐसा कहीं होता है क्या? तो फिर जनता उन्हीं को चुनकर भेज देती, फिर आपकी क्या जरूरत थी अगर उन्हीं को काम करना है तो? बिहार संभल नहीं रहा है। आप चुन रही है ना मृत्युंजय जी, मैं आ रही हूँ, आप अपने तस्वीरों पे बोलिएगा। की धज्जियां उड़ाई अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने भारत और सिंगापुर के रिश्ते तरह। अब आपसे पूछ रही हूँ बिहार पर, आप सिंगापुर और भारत, सर आप बिहार पर रहिए ना। कोविड वेरिएंट को लेकर के जो बातें कही है, हमारा काम केवल क्या बिहार में अपनी सरकार का बचाव करना है या इनकी नाकामियों पर हमें प्रहार नहीं करना है? इसका जिम्मा केवल देश की 2 पार्टियों के पास है। ये कैसा संघीय ढांचा है कि कुछ सवाल केवल अभय दुबे दे सकते हैं या सैयद जफर इस्लाम देंगे? दोनों ही सवालों पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्धारित होनी चाहिए। क्षेत्रीय दलों की भूमिका कौन निर्धारित नहीं करता है? अब स्पष्ट तौर पर बुलाइए। क्या केंद्र में आप लोगों की बातें सुनी नहीं जाती हैं? 12 करोड़ लोग। एक सेकंड अभय दुबे जी, एक सेकंड। राजीव रंजन जी, आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार, केंद्र की बीजेपी की सरकार जेडीयू वालों की बात नहीं सुनती है, आप लोगों की सलाह नहीं मानी जाती है। बिहार का अगर ये हाल है या दुर्दशा है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्या आप ये कह रहे हैं राजीव रंजन जी? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। आपने इसका अर्थ क्या निकाला मैं नहीं जानता हूं। मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी और जहां कमलनाथ जैसे नेता हो जो दुनिया में इस देश की छवि को धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, 2 देशों के बीच रिश्ते तक खराब हो रहे हैं। सर आप दुनिया में देश की कैसी छवि जा रही है उसकी चिंता करना छोड़िए, बिहार की छवि हिंदुस्तान में कैसी आ रही है सर, जेडीयू को इसकी चिंता करनी चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जल्दी से आपका कमेंट लेकर अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन ये ना किसी के ऊपर कीचड़ उछाल देना या सवाल खड़े कर देना बहुत आसान होता है। ये ज्ञान की गंगा तभी अच्छी लगती है जब आप खुद एक रोल मॉडल बने, है ना सर? और बैठकर हर हमेशा सवाल खड़े कर देना और अपने विधायकों की और उनके क्षेत्र की स्थिति देखिए ना सर। चित्रा जी, जिनके 39 सांसद लोकसभा में, 9 सांसद राज्यसभा में, केंद्रीय मंत्री हो, 2 उप मुख्यमंत्री हो, जिलों के प्रभारी मंत्री हो, सारे लोग नदारत हैं। और हमारे तो सारे माननीय विधायक राजद कोविड केयर सेंटर बनाकर काम कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। अपनी कुछ बातें कहाँ है? क्या हम तो बाकी जगहों पर जा ही नहीं रहे हैं, हम तो राघोपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना की महामारी में केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाए, बल्कि जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योजना बनाई जाए। अभय दुबे जी, इस पर टिप्पणी आपकी। चित्रा जी देखिए, नहीं तो मोदी सरकार का 7 साल का कार्यकाल ऐसा उल्लेखनीय नहीं है, ये क्या कहेंगे
आज इस महाविभीषिका के समय इन्होंने क्या किया, इसका मूल्यांकन देश कर रहा है। मैं बिहार पर छोटा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। अश्विनी कुमार चौबे जी ने लोकसभा में जब प्रश्न किया है हाउस में, तो बताया कि 39% मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिहार में पीएससी पर कमी है, 81% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर कमी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट खुद प्रधानमंत्री जी ने 58 पैरामीटर्स पर बिहार की जारी की है और बताया कि देश में सबसे फिसलती राज्य हेल्थ केयर में कोई अगर है तो बिहार है, वो चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मृत्युंजय तिवारी जी को इसीलिए बिठाया था कि वो बिहार पर बात कर पाए। अब आप भी बिहार जा रहे हैं तो नंबर 1 बताइए ना, कांग्रेस का कौन सा राज्य है? सर नंबर 1 कांग्रेस का कौन सा राज्य है? स्वास्थ्य व्यवस्था में नंबर 1 कौन सा राज्य है अभय दुबे जी? ये तो बहुत आसान होता है सवाल खड़े कर देना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने रैंकिंग जारी की है ना, आप बताइए। आपने रैंकिंग जारी की है तो आप बताइए कि कांग्रेस का कौन सा राज्य नंबर 1 है जिसने बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है अपने राज्य में? मैं जरा इनसे सवाल शासित हर कांग्रेस शासित राज्य का मैं आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं। आप टेस्ट उठाकर आज इस कोविड के क्राइसिस में देख लीजिए, अगर आप टेस्टिंग की बात करेंगे तो टेस्टिंग कम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और पंजाब का कल भी डेटा मैंने आपको बताया था। समूचे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में टेस्टिंग बढ़ गया, रिकवरी रेट भारत हमारे राज्यों में बढ़ गया। प्रदेश का आंकड़ा सामने आया है, देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग वहां पर हो रही है, 3 लाख से ज्यादा। अब छोड़ दीजिए, इस पर हम नहीं जाते हैं। जफर इस्लाम साहब, 7 सालों का ये बात तो महत्वपूर्ण है कि 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभय दुबे का कहना है कि कैसी कोई उपलब्धि ही नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा उनसे सिर्फ छोटी सी बात कि अपने गरिमा में झांकिए, तो शायद आप झांकने के बाद इतने मायूस हो जाएंगे कि आप बोल ही नहीं पाइएगा कि 70 साल का क्या हिसाब दे। अरे भाई, 7 साल में जो देश आगे बढ़ा है, वो आपने 70 साल में आपने जो 10 स्टेप किया था, तो हमने कम से कम उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आया है, 20 स्टेप। सुन लीजिए। और दूसरी बात, आपको अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आपने क्या स्पेशलाइजेशन किया स्कैम करने में? आपने 70 साल में क्या किया? देश को लूटने का काम किया। आपने काम किया कालाबाजारी का करने का काम किया। आपने लाइसेंस राज रखा। हमने सबको जो है एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल लेकर आए हैं जिसमें देश की चिंता, देशवासियों की चिंता और देश के हित में काम हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको कहने का कोई सर, इसलिए देश की जनता ने आपको चुना है। ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप के दौर से निकलना चाहिए और सभी किसी को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, ये जो राजनीति का ब्लैक फंगस इस वक्त देश में छाया हुआ है, इससे इतर जाकर हम कैसे ये व्यवस्था करें कि अपने लोगों को हम महफूज कर पाएं। ऐसे कौन से कामकाज किए जाएं ताकि ये जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे अपने लोगों को बचाया जा सके। क्या कदम से कदम मिलाकर महामारी का जब दौर चल रहा हो उस वक्त भी राज्य और केंद्र की सरकारें नहीं चल सकती? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हर हाल में राजनीति बंद होनी चाहिए और देश के लोगों के बारे में सोचना ही राजनेताओं की पहली प्राथमिकता में शुमार होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन आज दंगल में जो सवाल हमने पूछे थे, जनता की क्या राय निकलकर सामने आई है, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। राजनीति का ब्लैक फंगस कैसे इस देश से खत्म किया जाए, इसी बात को लेकर दंगल में हम बहस कर रहे थे। मौजूदा वक्त एक साथ चलकर आगे बढ़ने का है, क्योंकि जब एक साथ रहेंगे तो किसी भी महामारी का मुकाबला हिंदुस्तान कर सकता है। दंगल में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।